हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो हम ये परीक्षा धाम का स्टार्ट किया था हमने। इसमें मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी से हमने स्टार्ट किया था आज सुबह। इसका कुछ चैप्टर में थोड़ा बच गया था, तो वो अब देखते हैं हम। राजकीय चिन्ह। चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। कितने स्तूप हैं? तो 24 स्तूप अंकित है। ये जो ऐसे डिज़ाइन बनी होती है, ये होते हैं स्तूप। तो हमारे जो राजकीय चिन्ह में स्तूप हैं वो कितने हैं? 24 चिन्ह इस तरह से अंकित हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अंदर इसके बाद एक वृत्त है और जो प्रगति एवं विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। इस वृत्त के अंदर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते अंकित है। इसमें गेहूं और धान की बालियां भी हैं। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ के सिंह की आकृति और राजकीय वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। अब आप बताएंगे कि बरगद को राजकीय वृक्ष कब घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा, 1981 में हमने राजकीय वृक्ष बरगद डिक्लेयर किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश गान। सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। तो ये आपने सुना होगा, 2010-11 में इसको घोषित किया गया। महेश श्रीवास्तव इसके रचनाकार हैं, सुनील झा संगीतकार और जो शांतनु मुखर्जी हैं वो हैं इसके गायक। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके रचनाकार कौन है? महेश श्रीवास्तव, संगीतकार हैं सुनील झा और शांतनु मुखर्जी गायक हैं। कब घोषित किया गया? 2010 से 11 में। सुख का दाता सबका साथी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति। अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर है। इसे 2 से 5 बार पढ़ें। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, अब देखो ये हमारा MP इस तरह का है। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, मतलब ये वाली लंबाई जो है ये कम है, तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 605 किलोमीटर। और जो पूर्व से पश्चिम की है ये वाली लंबाई ज़्यादा है, तो ये हो जाएगी 870 किलोमीटर। याद रखिएगा, जो पूर्व से पश्चिम वाली लंबाई है वो ज़्यादा है 870, और उत्तर से दक्षिण वाली लंबाई है वो थोड़ी कम है 605 किलोमीटर। याद रखिएगा। नेक्स्ट है पश्चिम से पूर्वी मध्य प्रदेश में 34 मिनट का समय अंतराल है। कितने मिनट का? 34 मिनट का। मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री कौन से जिले से गुजरती है? तो सिंगरौली जिले से। ये प्रश्न पूछा है प्रीवियस ईयर MPPSC में कि किस जिले से मानक समय रेखा गुजरती है, तो याद रखना है ये सिंगरौली से गुजरती है। नेक्स्ट है भारत की मानक समय रेखा, ये हमने देख लिया। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से निकटतम शहरों की दूरी। 80 डिग्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 82.5 डिग्री जो है वो मानक समय रेखा है और 80 डिग्री लगभग इसके पास में है, तो हमें कुछ महत्वपूर्ण शहर याद रखने होंगे, तो हम इन्हें याद करते हैं। देखो 4 बड़े महानगर हैं हमारे, कौन कौन से? भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। इन्हें पूछने की संभावना ज़्यादा है। भोपाल राजधानी है, सबसे पहले हम ये याद रखेंगे 77 डिग्री 24 मिनट। भोपाल कितना है? 77 डिग्री 24 मिनट। 77-24 भोपाल। नेक्स्ट हमारी न्यायिक राजधानी है जबलपुर, ये 79 डिग्री 58 मिनट। याद रखना 79 डिग्री 58 मिनट। भोपाल 77 डिग्री 24 मिनट और जबलपुर 79 डिग्री 58 मिनट। भोपाल 77 डिग्री 24 मिनट, जबलपुर 79 डिग्री 58 मिनट। ठीक है, ये दोनों याद हो गए। फिर इसके बाद हम देखेंगे इंदौर। इंदौर है 75 डिग्री 51 मिनट। 75 डिग्री 51 मिनट। तीन याद हो गए हैं। भोपाल 77-24, जबलपुर 79-58 और इंदौर हो जाएगा 75-51। 75 डिग्री 51 मिनट। फिर हम पन्ना देखेंगे 80-10। फिर कटनी देखेंगे 80-22। पन्ना और कटनी आ रहे हैं 80-10, 80-22 और 81-18 हो जाएगा रीवा। 81-18 हो जाएगा रीवा। ठीक है, याद रखते हैं। भोपाल कितना है? भोपाल हमने सबसे पहले पढ़ा था 77 डिग्री 28 मिनट, 24 मिनट हमने पढ़ा था भोपाल। ठीक है, फिर हमने जबलपुर देखा 79 डिग्री और 58 मिनट देखा था हमने जबलपुर।
ठीक है। उसके बाद हमने इंदौर देखा था हमने 75 डिग्री 51 मिनट। ठीक है। फिर हमने कटनी देखे, रीवा देखे। तो कटनी देखा था हमने 80 डिग्री 22 मिनट। कटनी 80 डिग्री 22 मिनट। ठीक है। फिर हमने पन्ना देखा था 80-10 है पन्ना, 80-10 है पन्ना। ठीक है। और कटनी कितना देखा था हमने 80 डिग्री 22 मिनट था पन्ना। ठीक है। कटनी थी 80 डिग्री 22 मिनट और 80-10 था पन्ना। 81-18 मतलब 81 और 18 कौन सा है, ये याद रखना है, ये है रीवा। मतलब 82.5 डिग्री के सबसे निकटतम या 80 डिग्री के निकटतम कौन सी हो रही है, 81-18, ये याद रखिएगा। एक बार और रीड कर लेते हैं। जबलपुर 79 डिग्री 58 मिनट। पूर्वी देशांतर पन्ना 80-10, कटनी 80-22, रीवा 81-18, भोपाल 77-24, इंदौर 75-51। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इनके अक्षांश याद रखेंगे तो आप भी ये याद रख सकते हैं कि 82 डिग्री से पूछ रहे हैं तो आप उतना माइनस कर देना, और 80 डिग्री से पूछ रहे हैं तो आप उतना 8 कर देना। जैसे 81-18 है तो 1 डिग्री 18 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको सही कर सकते हैं अगर कोई टफ क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये हमने देखा 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। हमें देखना है सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला। ठीक है। तो पूछ सकते हैं उत्तरी जिला मुरैना जो सरसों उत्पादन के लिए जाना जाता है, दक्षिणी जिला बुरहानपुर जो कि किस लिए फेमस है, यहाँ पे ये हमारा कहलाता है दक्षिण का द्वार भी कहते हैं इसको। ठीक है, याद रखना, मध्य प्रदेश में दक्षिण का द्वार किसे कहते हैं, बुरहानपुर को कहते हैं। पूर्वी जिला हो जाएगा सिंगरौली, कोयला राजधानी कहते हैं, यहाँ पर बेड़न सिंगरौली कोयला के लिए फेमस है। और पश्चिमी जिला हो जाएगा अलीराजपुर। ठीक है, याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य देश के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम में राजस्थान से ये मान लेते हैं हम हमारा मध्य प्रदेश है। मैंने इसका मैप ऐसे ही बना दिया है। यहाँ पे है राजस्थान, उत्तर पश्चिम में राजस्थान। ठीक है, उत्तर में यूपी, यहाँ पर है यूपी। ठीक है, दक्षिण में महाराष्ट्र, ये वाली जगह है महाराष्ट्र की। फिर पश्चिम में गुजरात, ये यहाँ पर है गुजरात। ठीक है, और पूर्व में छत्तीसगढ़, यहाँ है छत्तीसगढ़। तो याद रखना, उत्तर में यूपी, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में हो जाएगा राजस्थान। ये याद रखना है। ओके, आगे बढ़ चलते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु देखेंगे। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, यहाँ आदर्श जलवायु पाई जाती है, और उत्तर के मैदान की जलवायु होती है विषम। अभी हमने देखा था एमपी के मानचित्र में, इस तरह से देख लेते हैं। तो ये जो उत्तर का मैदान है, मतलब कौन सा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा कहलाता है, विषम जलवायु। यहाँ किस तरह की जलवायु पाई जाएगी, विषम जलवायु पाई जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में, सबसे कम वर्षा भिंड के गोहद में होती है। तो भिंड गोहद में सबसे कम हो रही है, सर्वाधिक पचमढ़ी में हो रही है। 112 सेंटीमीटर यहाँ की औसत वर्षा है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा से होकर गुजरती है। पूछ सकते हैं कहाँ से गुजरती है, मालवा से। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक नदी है मध्य प्रदेश में माही नदी, एमपी में, जो क्या करती है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मतलब मान लो ये नदी ऐसे जा रही है, ये है माही नदी और ये है कर्क रेखा। अभी देखो, माही नदी को एक बार क्रॉस यहाँ पे किया है, दूसरी बार क्रॉस यहाँ पे किया है। ठीक है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो इस तरह से बहती है, क्या कर रही है, 2 बार इसको काट रही है, याद रखिएगा। कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी,
जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। इसको ऐसे याद रखना। पहले आप याद रखना रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, रुआ, रुआ याद रखना। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा। फिर आप भोपाल संभाग के 5 जिले याद रखना। कौन कौन से? भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर। ठीक है, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर। ये क्या हो गया था? रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, रायसेन, सीहोर। ये कितने जिले हो गए? 8 हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद आप याद रखना, उसके बाद आना आप सागर, दमोह, ये हो जाएंगे बुंदेलखंड वाले, सागर, दमोह। ठीक है, फिर आना जबलपुर, कटनी, फिर उमरिया और शहडोल, ऐसे याद रखना। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, फिर सागर, दमोह, एसटी, जेके, जबलपुर, कटनी और यूएस, उमरिया, शहडोल। ये हो जाएंगे अपने कितने? 14 जिले। यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है, ये प्रीवियस ईयर में 3 से 4 बार ये प्रश्न आया हुआ है। ये कर्क रेखा किन जिलों से होकर नहीं गुजरती है, तो ये आपको कंठस्थ होने ही चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। तो ये आपको याद करवा दिए हैं, आपको हो गए होंगे। कर्क रेखा के निकट स्थित मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर, ये देखना है। अब इनके अक्षांश भी पूछे जा सकते हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आयोग पूछ लेता है। तो ये देखना है हमें कहाँ कहाँ से। देखो, सांची कहाँ है? रायसेन में। विदिशा, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन और इंदौर। याद रखिएगा, ये सारे जिले ऐसे हैं जहाँ कर्क रेखा निकल रही है, मात्र केवल इंदौर ऐसा है जहाँ से कर्क रेखा नहीं निकल रही है। कर्क रेखा का आपको वो याद रखना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब हम इसको एक बार देखते हैं। सांची 23:48। ठीक है, देखो 23 डिग्री आपको हर जगह मिल रहा है। सांची 48, विदिशा 52, विदिशा 52, 25 भोपाल, 18 जबलपुर, 17 उज्जैन, ऐसे याद रखना। देखो 23 आपको हर जगह दिख रहा है। 23 के बाद में 17 उज्जैन, 18 भोपाल, 17 उज्जैन, 18 भोपाल, 17 उज्जैन, 18 भोपाल, 25, 17 उज्जैन, 18 जबलपुर, सॉरी थोड़ा करेक्शन कर लेंगे अपन यहाँ पर। 17 उज्जैन, 18 भोपाल, 25, 17 उज्जैन, 18 जबलपुर, 17 उज्जैन, देखो 17 उज्जैन, 18 जबलपुर, 17 उज्जैन, 18 जबलपुर, 25 भोपाल, 52 विदिशा, 25 भोपाल, 52 विदिशा, 52 विदिशा। ठीक है, और 48 सांची, 48 सांची। ठीक है, अब हम देख लेते हैं याद हो गया क्या। 23 हमें रखना ही रखना है। 17 उज्जैन, 18 जबलपुर, 25 भोपाल, 52 विदिशा और 48 सांची, मतलब ये अब हमें याद हो गए हैं। अब देखो 22-71 केवल एक बच रहा है, इंदौर। 22-71 इंदौर, 22-71 इंदौर। ठीक है, हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे। 17 उज्जैन, 18 जबलपुर, 25 भोपाल, उसके बाद देखा था हमने 25 भोपाल, 52 विदिशा, 48 सांची और 22-71 था इंदौर। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब है केंद्रीय बिंदु। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल है। अखंड भारत, बरसाली बैतूल। ठीक है, अखंड, मान लो अखंड मतलब बिना रुके अगर बारिश हो रही है, ठीक है, बिना रुके वर्षा, ऐसे याद रख लेना आप। अखंड मतलब जो रुक नहीं रही है, कभी कभी बारिश ऐसी होती है लगातार होती रहती है, तो अखंड वर्षा, ऐसे याद रखना। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु, भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम करुंदी कटनी को माना जाता है। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मतलब भारत ये इस प्रकार से है, ऐसे ऐसे आप भारत देख सकते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे भौगोलिक बिंदु कौन सा है? मनोहर ग्राम कटनी।
मनोहर ग्राम का नाम राम मनोहर लोहिया के नाम पर रखा गया। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है? मंगलनाथ उज्जैन है। अखंड भारत बरसाली बैतूल। मध्य प्रदेश भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु मनोहर ग्राम कटनी करौंदी जिला। मनोहर ग्राम का नामकरण राम मनोहर लोहिया के नाम पर। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, ये देखते हैं अभी हम, ये यहाँ पे अक्षांश देशांतर दिए गए हैं। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल बता रहे हैं, ये हमने देख ही लिया है अभी। इसके बाद प्रशासनिक स्थिति मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अनुसार, देखिए ये 2026 की हम परीक्षा धाम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डेटा अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो डेटा दिया गया है एज इट इज़ याद करें और एग्ज़ाम देकर आएँ। संभाग 10 हैं, जिले 55 हैं, विकासखंड 313, तहसील 436, ग्राम पंचायत 23,011, नगर निगम 16+1 17, नगर पालिकाएँ 98 और 54,903 हो जाएंगे कुल ग्राम। 54,903 कुल ग्राम। ठीक है, संभाग कितने हैं? 10, जिला 55 जिले हो गए, याद रखना। 10 संभाग 55 जिले, 10 संभाग 55 जिले। विकासखंड 313 जो पहले ही जितने ही हैं। 436 हो गई हैं तहसील। 436 हो गई हैं तहसील। फिर 23,011 हो गई हैं ग्राम पंचायत। आप जो भी एक बार लिख लेते हैं, आप कभी नहीं भूलते, तो 23,011 क्या है? ग्राम पंचायत। इसे लिखते भी रहें साथ साथ। 16+1 हो गए नगर निगम, अभी हमने देखा था नगर निगम 16+1 हैं। नगर पालिकाएँ हैं 98 नगर पालिकाएँ हैं और 54,903 हो जाएंगी कुल ग्राम। 54,903 हो जाएंगे कुल ग्राम। अभी हमने देखा था 23,011 ग्राम पंचायत थी, तो 23,011 ग्राम पंचायत है और ग्राम है 54,903। ठीक है, एक बार वो देख लेते हैं इसको। संभाग 10 हैं, 55 जिले हैं, सॉरी 3 जिले वो बढ़ गए थे। विकासखंड 313 है, 436 हैं तहसील। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत देखी थी हमने 23,011। फिर हमने नगर निगम देखे 16+1, फिर नगर पालिकाएँ देखी 98 और 54,903 हमने देखी थी। क्या? 54,903 देखी थी हमने कुल ग्राम। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति देखेंगे। हाई कोर्ट की स्थापना, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में हुई। कहाँ हुई? जबलपुर में। हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में। कब हुई है? 1 नवंबर 1956 में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है, 1/11/1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 से पहले हमारा जो हाई कोर्ट था वो कहाँ था? नागपुर, याद रखिएगा। हमारा हाई कोर्ट था नागपुर में 1 नवंबर 1956 से पहले। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के भवन के वास्तुकार हेनरी इरविन है। कौन है? इरविन। इसको किसने, वास्तुकार कौन थे? हेनरी इरविन। ठीक है, 2 खंडपीठ हैं, इंदौर और ग्वालियर 1968 में स्थापित हुई। देखिए, याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 में हाई कोर्ट की स्थापना हुई है और 1968 में यहाँ पे क्या हुआ था? तो 1968 में इसकी 2 खंडपीठ कौन कौन सी? एक तो है इंदौर और दूसरी है ग्वालियर। IG से याद रखना, IG 1968। उसके बाद में तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है, जहाँ राजधानी है वहाँ पर हम एक न्यायिक खंडपीठ बनाने की सोच रहे हैं। अभी प्रस्तावित है, मतलब इसको अभी बनाया नहीं है, लेकिन ये बनेगी। जबलपुर हाई कोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुलदास के सहयोग से किया गया था। अगर पूछें वास्तुकार कौन थे, तो इरविन थे, लेकिन हमने ये जो बनाया है वो किसके सहयोग से बनाया? तो याद रखेंगे हम, राजा गोकुलदास के सहयोग से बनाया है जबलपुर हाई कोर्ट भवन का निर्माण। एक बार वो जल्दी रैपिड रिवाइज करेंगे। हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 जबलपुर। इससे पहले कहाँ था? नागपुर हाई कोर्ट था। इसके वास्तुकार हेनरी इरविन है। 2 खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर 68 में बनी है। तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है और राजा गोकुलदास के सहयोग से इस हाई कोर्ट के भवन का निर्माण किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि विकसित मध्य प्रदेश विजन जो है 2047 से @2047 दृष्टिपत्र सकल घरेलू उत्पाद 15.03 लाख करोड़ से बढ़ाकर $2 ट्रिलियन करना, यह हमारा लक्ष्य है। क्या? अभी हम कितने हैं? 15.03 लाख करोड़ से लेकर के हमें कितना? $2 ट्रिलियन करना है, $2 ट्रिलियन करना है।
ठीक है, तो याद रखना सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी होती है उसे हमें 15.03 से बढ़ा करके लाख करोड़ से बढ़ा करके $2 ट्रिलियन करना है। प्रति व्यक्ति आय 1.6 लाख से बढ़ा करके 22 लाख तक ले जाना है। अभी हमारी 1.6 लाख होती है प्रति व्यक्ति आय, जिसे हमें 22 लाख तक ले जाना है। दो चीज़ें हैं दृष्टि पत्र में, विज़न 2047 में दो चीज़ें हैं। एक तो हमें क्या है 15.03 जो लाख करोड़ है उससे बढ़ा करके हमें कितना ले जाना है, तो उससे बढ़ा करके हमें $2 ट्रिलियन ले जाना है जीडीपी। और जो प्रति व्यक्ति आय है, जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, इसको हमें कितनी करनी है, तो ये 1.6 लाख है जिसे हमें 22 लाख तक ले जाना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति। मध्य प्रदेश में सीटों का विवरण। अब देखो राजनीतिक स्थिति में क्या आती है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा ये केंद्र में हो जाएंगी, विधानसभा हमारे एमपी में है। अब देखो अविभाजित मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें 320 थी, वर्तमान में 230 हैं। देखो जस्ट अपोजिट हुआ है, 320 230। अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा 40 थी, वर्तमान में 29 है। और राज्यसभा में 16 थी राज्यसभा सीटें और 11 वर्तमान में हैं, ये याद रखिएगा। देखो पहले हम अविभाजित की बात कर लेते हैं। विधानसभा थी 320, लोकसभा थी 40 और राज्यसभा थी 16। 320 40 16 याद रखना है, 320 40 16। ये विधानसभा थी 320, लोकसभा सीट थी 40 और 16 थी राज्यसभा सीट। ठीक है, 320 40 16 याद रखना है। नेक्स्ट अब हम वर्तमान की स्थिति देखेंगे, तो वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में देखो सबसे पहले देखेंगे हम विधानसभा, ये 230 है। फिर हम देखेंगे लोकसभा, तो जो कितनी 40 से 29 हो गई है। और फिर हम देखेंगे राज्यसभा जो हो जाएगी 11, कितने से हुई है, ये 16 से हुई है, 16 से कम होकर के 11 हो गई है, ये 29 है और ये 230 है, याद रखना। एक बार और हम कंपेयर कर लेते हैं पहले की और अभी की स्थिति से, थोड़ा सा कंपेयर करते हैं इसको, जस्ट अ मिनट। ये हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं, ये देखते हैं हम विधानसभा, फिर लोकसभा और फिर देखेंगे हम राज्यसभा। देखो विधानसभा पहले कितनी थी 320, अभी कितनी है 230। ठीक है, फिर लोकसभा कितनी है, पहले थी 40 अभी है 29। और राज्यसभा पहले थी 16 अभी है 11, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछ ही सकते हैं, तो याद रखना है। अब देखो वर्तमान में SC ST को आरक्षण कितना है और ये लोकसभा में कितना है। SC ST दोनों अच्छे से याद रखना है। देखो ST को हम, ST जनसंख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है तो हमने ज़्यादा दिया है 47 और SC को कम दिया है 35। ठीक है, याद रखना। तो पूछ सकते हैं विधानसभा में SC ST को कितना आरक्षण है, SC को कम है 35 और ST को ज़्यादा है कितना 47, 35 47। SC को कम है, ST को ज़्यादा है 35 47। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि MP में ST की जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, अब लोकसभा सीट में देखेंगे हम, ST को 6 SC को 4, यहाँ पे भी ST की संख्या, ST को ज़्यादा रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राज्यसभा में और लोकसभा में जो SC ST को आरक्षण है, देखिए SC और ST। ये हो गया ST। देखो राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में कितना है 4 6, 4 और 6, और लोकसभा में कितना है 35 47। ठीक है, ST दोनों जगह ज़्यादा दिया गया है। आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य हो गया, प्रथम राज्य हो गया। मध्य प्रदेश की अन्य जानकारी देखेंगे। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला शिवपुरी, सबसे छोटा है निवाड़ी। ठीक है, अभी राज्यों के पुनर्गठन के बाद चेंज हुआ है। क्षेत्रफल मतलब सबसे बड़ा जिला शिवपुरी, सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। सबसे बड़ा जिला शिवपुरी, सबसे छोटा जिला निवाड़ी है।
देश में मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के स्थान पर आधार पर दूसरा और जनसंख्या के आधार पर हम 5वें नंबर पर आते हैं। ये चीज़ याद रखनी है आपको। अगर पूछे क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। अब हमसे पूछेंगे कि क्षेत्रफल में कौन से नंबर पर आता है, तो दूसरे। जनसंख्या में कौन से नंबर पर आता है, 5वें। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, शिवपुरी। सबसे छोटा कौन है, निवाड़ी। ये 5 फैक्ट आपको याद करना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य किरार घाटी विवाद के कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी माना जाता है। देखो, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर हमारा वैसे क्षेत्रफल है, ठीक है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ की किरार घाटी का विवाद आता है उसके बाद हम कहते हैं कि 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। पूछ सकते हैं छत्तीसगढ़ विवाद के बाद कितनी क्षेत्रफल हो जाता है, आपको ये बताना है। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है जनसंख्या। 7,26,26,811। आपको पूरा डेटा याद होना चाहिए। 7,26,26,811। आपको ये पूरा डेटा याद रहेगा तो ये हेल्प हो जाएगी कि कभी कभी एज इट इज़ उन्होंने पूछ लिया कि डेटा बताइए, पूरा बताइए, तो आपको ये आना चाहिए कि पूरा इतना है, 7,26,26,811। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाला जिला इंदौर, सबसे कम जनसंख्या वाला पांडुर्ना है। 2 क्वेश्चन हमारे तैयार हैं। क्षेत्रफल में पूछ सकते हैं, क्षेत्रफल में कितना है और जनसंख्या में कितना है, ठीक है। क्षेत्रफल में हो जाएगा शिवपुरी और निवाड़ी है, जनसंख्या में इंदौर और पांडुर्ना है। आईपी याद रखना है, इंदौर पांडुर्ना। इंदौर सबसे ज़्यादा जनसंख्या, पांडुर्ना सबसे कम जनसंख्या, याद रखना। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हरदा है। अगर 2011 में पूछा जाए तो न्यूनतम इंदौर के बाद में हरदा हो जाएगा, IH हो जाएगा। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति पूछते हैं तो इंदौर के बाद में पांडुर्ना हो जाएगा सबसे कम, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा इंदौर, याद रखिएगा। साक्षरता 59, साक्षरता हो जाएगी 69.32%, 69.32%। और भारत की जनसंख्या, भारत की साक्षरता है 73%, याद रखिएगा। MP की साक्षरता है 69.32%, 69.32% ये हो जाएगी MP की, और भारत की हो जाएगी 73%, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता जबलपुर की 81% और सबसे कम साक्षरता अलीराजपुर की 36% है। तो 81 जबलपुर की है और अलीराजपुर की हो जाएगी कितनी, 36%, याद रखना है। इसके बाद देखते हैं लिंगानुपात। 931 है लिंगानुपात, 931। सर्वाधिक बालाघाट का, सबसे कम भिंड का है। बालाघाट है 1021 और भिंड का है 837। बालाघाट 1021, भिंड का है 837। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात होगा। देखो, अभी सबसे पहले हमने देखा था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में शिवपुरी का ज़्यादा है, निवाड़ी का कम है। फिर हमने जनसंख्या देखा, जनसंख्या इंदौर की ज़्यादा है, पांडुर्ना की कम है। और अगर देखा जाए 2011 से तो हरदा की कम हो जाएगी 2011 के अकॉर्डिंग। फिर हमने देखी साक्षरता। साक्षरता सबसे ज़्यादा जबलपुर की है, सबसे कम है अलीराजपुर की, ठीक है। और फिर हमने देखा लिंगानुपात। सबसे ज़्यादा बालाघाट का है, सबसे कम लिंगानुपात भिंड का है। तो बालाघाट और भिंड, बालाघाट का 1021 है, भिंड का है कितना, 837, याद रखिएगा। अच्छा चल रहा है, आपको याद तो हो रहा है ना सभी को। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको अगर और तरीका चेंज करना हो तो मैं वो चेंज कर दूँगी, क्योंकि मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ और मैं खुद ये एग्ज़ाम देने वाली हूँ। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको जो भी समस्या हो, जो भी परेशानी हो, या कोई सब्जेक्ट चेंज करना हो, या फिर अगर इसमें ये जो परीक्षा धाम पढ़ा रही हूँ इसमें कोई चेंजेस लाने हो तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं ज़रूर करूँगी जो कुछ भी मुझसे हेल्प हो सकेगी। जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है इंदौर, सबसे कम वृद्धि वाला जिला है अनूपपुर। इनमें आप मिक्स नहीं करना। जो साक्षरता पड़ी थी उसमें जबलपुर था और कम थी अलीराजपुर की, ठीक है, क्योंकि वहाँ कौन सी जनसंख्या है, जनजातीय जनसंख्या है, वो उतनी साक्षरता नहीं हो पाती साक्षर। लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि आएगी ना, उसमें आएगा इंदौर सबसे ज़्यादा और सबसे कम अनूपपुर की है। मतलब इसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो अनूप है ना, उसने जनसंख्या की वृद्धि कम की है, मतलब उसने परिवार नियोजन अपनाया है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अनूपपुर की कम है, तो जनसंख्या वृद्धि में हो जाएगा इंदौर 32.9%। और नेक्स्ट हो जाएगा अनूपपुर, जो कम जनसंख्या वृद्धि वाला हो जाएगा, वो हो जाएगा 12.3%,
ठीक है, 32 और 12.3%। जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब 236 ऐसा हर एक वर्ग किलोमीटर में 236 लोग रह रहे हैं, ये होता है जनसंख्या घनत्व, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भोपाल का है, सबसे कम डिंडोरी का है। तो जनसंख्या घनत्व में याद रखेंगे हम, भोपाल सबसे ज़्यादा, सबसे कम हो जाएगा डिंडोरी। भोपाल, डिंडोरी, बीडी याद रखना जनसंख्या घनत्व में। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। टमाटर, संतरा, धनिया, सोयाबीन, दलहन और मसाला उत्पादन में पहला स्थान है, याद रखना। देखो अभी हमने सोयाबीन, दलहन, मसाला, देखो दलहन, मसाला, सोयाबीन, टमाटर, धनिया और संतरा। ठीक है, देखो गर्मियाँ आ रही, गर्मियों में हम देखो सब्जी बनाई हमने, सब्जी में डाला टमाटर, डाला धनिया, धनिया टमाटर ज़रूरी होते हैं। सोयाबीन की बड़ी की सब्जी थी, सोयाबीन, दालें ऐड कर दी हमने और मसाला डाल दिया। ठीक है, याद रखना, टमाटर, धनिया, सोयाबीन, फिर दालें और मसाला, ये सब डाला और हमने बाद में एक संतरा खा लिया, तो हम इन सब में क्या आ गए, फर्स्ट नंबर पर हैं। याद रखना, हमने सब्जी बनाई थी, इसमें दाल डाली, सोयाबीन डाली, फिर हमने इसमें टमाटर डाले, धनिया डाला और मसाला डाला, ये हमने दाल मिक्स एक सब्जी बना ली सोयाबीन और दाल की। फिर उसके बाद में हमने एक संतरा खा लिया, तो इन सब में हमारी हो गई फर्स्ट पोजीशन, याद रखना। फिर उसके बाद में सेकंड। ठीक है, अब सेकंड में हमारी क्या, देखो सब्जी में हम प्याज रह गया था हमारा, हमने मटर नहीं डाल पाए थे, हम प्याज मटर रह गए थे। ठीक है, और हमने मिर्ची भी नहीं डाली थी, प्याज मटर मिर्ची रह गए थे। और फिर हमने रोटी भी भूल गए थे, हम गेहूँ मक्का ये सब भी भूल गए थे। ठीक है, और बाद में हमने अमरूद, क्योंकि हमने संतरा खा लिया, अब थोड़ी देर बाद हमारा अमरूद खाने का मन है, तो ये इन सब में हम सेकंड नंबर पर हैं। ठीक है, याद रखना। देखो सब्जी में हमने क्या क्या नहीं डाला, मटर नहीं डाली, फिर मिर्ची नहीं डाली, फिर गेहूँ और मक्के की हमने रोटी नहीं खाई, प्याज नहीं डाला हमने, है ना, और एक हमने अमरूद, इसमें हो गए हम सेकंड नंबर पर। ठीक है, ये याद रखना। फिर हीरा, तांबा, मैंगनीज, इसे हम ऐसे याद रखते हैं हितामे या हित में याद कर सकते हैं, इसकी हम ट्रिक बना सकते हैं, हित में। तो हीरा, तांबा और मैंगनीज में हम कौन सी पोजीशन पर हैं, फर्स्ट में हम। ठीक है, इसको हम एक बार और देख लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन कहाँ कहाँ पर है हमारी, हमने सब्जी बनाई थी किसकी, सोयाबीन की, दाल की सब्जी बनाई थी हमने, उसमें मसाला डाले थे और उसमें टमाटर डाले थे, और हमने बाद में वो धनिया डाला था, बाद में हमने एक संतरा खा लिया, ये फर्स्ट है। सेकंड नंबर पर हमने गेहूं मक्के की रोटी नहीं खा पाए थे, सब्जी में हमने मटर नहीं डाल पाए थे, प्याज नहीं डाल पाए थे और मिर्ची नहीं डाल पाए थे, और बाद में हमारा एक अमरूद खाने का मन हुआ, ये सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में फर्स्ट पोजीशन पर हैं हम हित में, मतलब हीरा, तांबा और मैंगनीज में हम फर्स्ट नंबर पर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे मैंने आपको याद करा दिए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 24-25 मध्य प्रदेश के संदर्भ में, इंदौर सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ नंबर 1 में नंबर 1 पर है। देखो सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ श्रेणी में नंबर 1 पर है इंदौर। भोपाल बना देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर, 10 लाख से अधिक की जनसंख्या में भोपाल है। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, देवास, बुधनी, शाहगंज भी विभिन्न श्रेणियों में स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आ रहे हैं, आप केवल 2 डेटा याद रखेंगे। इंदौर जो स्वच्छ सुपर लीग है उसकी श्रेणी इसमें नंबर 1 पर है, और भोपाल ये दूसरा शहर हो गया है जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर है। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, देवास, बुधनी और शाहगंज भी है। ठीक है, याद रखना। इंदौर सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ श्रेणी में नंबर 1 पर है, और भोपाल 10 लाख से अधिक वाली आबादी में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हाँ, यहाँ से हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। ठीक है, ये हमारा है अपना प्यारा मध्य प्रदेश, इधर उत्तर में यूपी, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिम में हो जाएगा अपना राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी 5 राज्य।
अब देखो पहले हम इतना याद नहीं करते थे, लेकिन हम पड़ोसी राज्य होने के नाते हमें उनकी नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ पर क्या है, कैसे हैं, कौन सीएम है, कौन राज्यपाल हैं, ये सब बातें याद होनी चाहिए। तो हम थोड़ा थोड़ा डेटा जो ज़रूरी है वो करेंगे इसको, ठीक है। अभी 2 मिनट का ब्रेक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य 5 राज्य हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गुजरात। 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ, 1 मई 1960। इसके राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राज्यपाल हैं मेहंदी नवाज जंग और मुख्यमंत्री थे पहले जीवराज नारायण मेहता। याद रखना 1 मई 1960 को गठन हुआ। रात, गुजरात में रात शब्द है, रात से कनेक्ट करेंगे। रात में हम लगाते हैं, मेहंदी लगा के सोते हैं, तो मेहंदी नवाज जंग हो गए राज्यपाल और मुख्यमंत्री हो गए नारायण। और रात में हम सब कुछ नारायण पर नारायण से कहकर सो जाते हैं। दिन भर हमारा जैसा भी रहा हो, हम हर रात में भगवान को थैंक्स बोलकर भगवान जैसा भी आज का दिन रहा सो जाते हैं। तो नारायण, रात में नारायण का स्मरण करते हैं और मेहंदी लगाते हैं, ठीक है। राजधानी गांधीनगर है। 2 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। कौन कौन से? अलीराजपुर और झाबुआ। अलीराजपुर और झाबुआ 2 जिले हो गए हैं जो मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जो गुजरात से बाउंड्री टच करते हैं। तो अली की भुआ कौन करती हैं? अली की भुआ रात में क्या करती हैं? गुजरात घूमने जाती हैं, ठीक है। अली की भुआ, अलीराजपुर, झाबुआ। मध्य प्रदेश में की सीमा से लगने वाले गुजरात के 2 जिले दाहोद और छोटा उदयपुर। देखो 2 चीज़ याद रखना है आपको। उदयपुर हम राजस्थान भी पढ़ते हैं, लेकिन छोटा उदयपुर आता है कहाँ पर? ये आता है गुजरात में, ठीक है। तो छोटा उदयपुर और दाहोद ये ऐसे ज़िले हैं गुजरात के जो एमपी की सीमा को टच करते हैं। मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा गुजरात से स्पर्श करती है। नमक, कपास और मूंगफली उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान पर है। गुजरात में नमक, कपास और मूंगफली, मूंगफली गुजरात पढ़ते हैं, कपास गुजरात और नमक गुजरात याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। कौन सी दिवस? बालिका दिवस मनाते हैं हम 24 जनवरी को, याद रखना। 24 जनवरी 1950 को यूपी का गठन हुआ। अभी हमने पढ़ा था 1 मई 1960 में हुआ था गुजरात का, 24 जनवरी 1950 यूपी का गठन हुआ। प्रथम राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू 1950 के पहले, और उसके बाद में होरमसजी पेरुशो मोदी गठन के बाद हुए। तो राज्यपाल सरोजिनी नायडू और बाद में होरमसजी पेरुशो मोदी, ये 1950 के बाद। गोविंद वल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री थे। राजधानी लखनऊ थी, वहाँ की राजधानी थी गांधीनगर, यहाँ की थी लखनऊ। यहाँ पे हमें राज्यपाल में याद रखना है, एक सरोजिनी नायडू और एक पेरुशो मोदी याद रखना है। और मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। ये बहुत फेमस है, इनका एक वो सागर भी है इनके नाम से, गोविंद वल्लभ पंत सागर, याद रखना है। ये लखनऊ हो गया। सीमावर्ती जिले हो जाएंगे मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली और मऊगंज। यहाँ से प्रश्न आया नहीं है, लेकिन आने की संभावनाएं हैं। भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली और मऊगंज, ये 14 जिले हैं जो क्या करते हैं? सीमा टच। गुजरात के 2 कर रहे थे, यहाँ के 14 जिले करते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले यूपी के जिले आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रयागराज, ये हमसे सीमा टच कर रहा है। इसको एक बार और रीड करेंगे। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, मऊगंज, 14 जिले। और मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिले आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मुरैना, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कब हुआ था उसका गठन? 24 जनवरी 1950 में हुआ था यूपी का गठन, ठीक है। 14 जिले ऐसे हैं जो यूपी की सीमा को टच कर रहे हैं
और बाकी हमने राज्यपाल सरोजिनी नायडू और पेरोशा मोदी देख लिया और मुख्यमंत्री हमने देख लिए गोविंद बल्लभ पंत देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा यूपी को टच करती है, सबसे कम देखी थी हमने गुजरात, सर्वाधिक हो जाएगी यूपी। अन्य स्रोत में सर्वाधिक सीमा राजस्थान से भी स्पर्श करती बताई जाती है, लेकिन राजस्थान किलोमीटर के क्षेत्र में देख सकते हैं हम, और वैसे अगर राज्यों जिलों में देखें तो यूपी आएगा, याद रखना। दूध और आम के उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है। देखो, नमक, कपास और मूंगफली में गुजरात है, दूध पी रहे हैं, आम खा रहे हैं, मतलब आम का शेक, मैंगो शेक देख सकते हैं अपन, ये कहाँ पर है, यूपी में उत्पादन फर्स्ट है। नेक्स्ट आएंगे हम राजस्थान पर। 30 मार्च 1949, 1 मई 1960 था गुजरात, 24 जनवरी 1950 है यूपी, और 30 मार्च 1949 है राजस्थान। 30 मार्च 1949 राजस्थान, 30 मार्च 1949 राजस्थान। गुरमुख निहाल सिंह राज्यपाल थे और हीरालाल शास्त्री थे। देखो, राजा कैसा होता है, निहाल होता है और उसके पास हीरे होते हैं, तो याद रखना। निहाल सिंह थे राज्यपाल और जो हीरा लाल थे वो थे मुख्यमंत्री। राजधानी जयपुर है। जिले कितने हैं, 10 हैं। गुजरात के कितने थे, 2। यूपी से लग रहे थे 14 और यहाँ से लग रहे हैं 10। देखो, जिलों में देखा जाएगा तो सर्वाधिक क्या यूपी से ही टच कर रहा है। मुरैना, देखो मुरैना की 2 जगह टच हो रही है, यूपी से भी और राजस्थान से भी, याद रखिएगा। ठीक है, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, ये हो गए 10 जिले। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले राजस्थान के जिले धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। संगमरमर, चांदी, टंगस्टन के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। देखो, यहाँ धातुएं पाई जा रही हैं। संगमरमर जो हमारा ताज है, चांदी जो बहुत महंगी हो गई है, 3 लाख पार हो गई है चांदी की, ठीक है, और टंगस्टन, ठीक है। तो इन तीनों के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा राजस्थान फर्स्ट नंबर पर है। चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, याद रखेंगे। चंबल नदी घाटी परियोजना गांधी सागर मंदसौर में है, ये मंदसौर में है, ठीक है। तो देखेंगे हम, सबसे पहले हमने देखा था गुजरात नमक के प्रोडक्शन में, कपास के प्रोडक्शन में, मूंगफली में फर्स्ट है। दूध और आम में हो जाएगा यूपी, और राजस्थान हो जाएगा संगमरमर में, चांदी में और टंगस्टन में। संगमरमर, चांदी और टंगस्टन में। चंबल घाटी परियोजना हो गई। मध्य प्रदेश जिला पोर्टल के अनुसार सीधी जिले की सीमा यूपी से नहीं लगती है, मंडला जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। सीधी यूपी को टच नहीं कर रहा है, लेकिन मंडला छत्तीसगढ़ को कर रहा है, तो ये बात याद रखेंगे। महाराष्ट्र, 1 मई 1960, गुजरात महाराष्ट्र की एक ही है। महाराष्ट्र के सर कुंवर महाराज सिंह थे, सर कुंवर महाराज सिंह। देखो, गुजरात के हमने कौन देखे थे राज्यपाल, गुजरात में मेहंदी देखे थे राज्यपाल। फिर यूपी के राज्यपाल कौन देखे थे हमने, यूपी में थी सरोजिनी नायडू, और फिर बाद में मोदी आ गए थे। फिर हमने राजस्थान के राज्यपाल देखे, तो राजस्थान में कौन राज्यपाल थे, पहले राज्यपाल थे राजस्थान के राजा कैसा होता है, निहाल होता है, तो निहाल सिंह थे, ठीक है। और महाराष्ट्र के हो जाएंगे कुंवर महाराज सिंह, बम्बई राज्य के प्रथम राज्यपाल थे, तो महाराष्ट्र महाराज सिंह हो जाएंगे। महाराष्ट्र राज्यपाल के 1960 के बाद में श्री प्रकाश बन गए, तो याद रखेंगे कौन, महाराज सिंह और प्रकाश। देखो, महान जो होते हैं वो महाराज होते हैं और उनके पास प्रकाश होता है, तो महाराज और प्रकाश हो गए राज्यपाल, ठीक है। और यशवंत राव चव्हाण यहाँ के सीएम है, यशवंत राव चव्हाण। अब सीएम देखेंगे हम। गुजरात के सीएम कौन थे, मेहंदी लगाई थी हमने रात में, फिर हमने क्या किया था रात में, नारायण की पूजा की थी, नारायण को याद किया था। फिर यूपी में गए थे हम, गोविंद बल्लभ पंत आ गए थे, और फिर हम गए थे राजस्थान में। राजस्थान में कौन थे,
राजस्थान को हमने कनेक्ट किया था कि राजा होता है वो क्या होता है, हीरालाल। हाँ, ये यहाँ के हो गए थे हीरालाल। ठीक है, राजा के पास हीरा होता है। और फिर ये महाराष्ट्र के देखेंगे हम चौहान सिंह। कौन? चौहान सिंह। चौहान सिंह हो जाएंगे महाराष्ट्र के। ठीक है, चौहान यशवंत राव चौहान। मुंबई राजधानी हो जाएगी महाराष्ट्र की। और 10 जिले हैं, देखो राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों को 10-10 जिले टच करना है। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट और पांडुर्णा। ठीक है, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट और पांडुर्णा। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले महाराष्ट्र के राज्य गोंदिया, भंडारा, नागपुर, अमरावती, बुल्ढाना, जलगांव, धुले, नंदुरबार। गोंदिया, भंडारा, नागपुर, अमरावती, बुल्ढाना, जलगांव, धुले, नंदुरबार। वस्त्र उत्पादन और शक्कर के उत्पादन में हम फर्स्ट नंबर पर हैं। तो एक तो कपड़ा मिलेगा, दूसरा हमें शक्कर मिलेगी। ठीक है, कपड़ा शक्कर कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में मिलेगी। फिर आएगा छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ है छत्तीसगढ़ का। 1 नवंबर 2000 को हमने छत्तीसगढ़ का गठन कर दिया। दिनेश नंदन सहाय राज्यपाल और अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे। दिनेश नंदन सहाय, देखो 36 दिन होते नहीं हैं, महीने में 36 दिन होते हैं, नहीं होते, तो दिनेश नंदन और अजीत हो जाएगा, अजीत जोगी, ये हो जाएंगे मुख्यमंत्री। रायपुर यहाँ की राजधानी है। 7 जिले टच करते हैं, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर, डिंडोरी। ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले छत्तीसगढ़ के जिले हो जाएंगे बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव, एमसीबी, महेंद्रगिरी, चिरमिरी, भरतपुर, जीपीएम, गोरेला, पेंड्रा, मारवाही और केसीजी, खेरागढ़, छुई, खदान, उदई। टिन और लोहे के उत्पादन में फर्स्ट हैं। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? महाराष्ट्र, जो कपास और कपड़े और शक्कर के लिए था। टिन और लोहे में छत्तीसगढ़ फर्स्ट है। इसके जिले याद रखेंगे, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव, एमसीबी, महेंद्रगिरी, चिरमिरी, भरतपुर, जीपीएम, गोरेला, पेंड्रा, मारवाही और केसीजी, खेरागढ़, छुई, कदान और दई। टिन लोहे के उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। चयनित विद्यार्थी नीलेश टेम्परे मंडला में पोस्टेड हैं। उनका कहना है मंडला की बिछिया तहसील के देवगांव और मनोरी जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। तो देवगांव और मनोरी 2 जगह ऐसी हैं, देव और देवता की मान्यता रहती है। देवगांव और मनोरी हो जाएगी कहाँ? ये मंडला की हैं जो छत्तीसगढ़ को टच कर रही हैं। 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले 6 जिले हैं। मुरैना देखा था हमने, राजस्थान यूपी। शिवपुरी देखते हैं, यूपी राजस्थान। तो मुरैना और शिवपुरी याद रखना है, ये यूपी राजस्थान को टच कर रही हैं। सिंगरौली यूपी छत्तीसगढ़, बालाघाट छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, अलीराजपुर गुजरात महाराष्ट्र और झाबुआ ये गुजरात और राजस्थान को टच कर रहा है। फिर से देखेंगे एक बार और, मुरैना ऊपर है, शिवपुरी भी यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ ये एमपी यूपी और एमपी यूपी को टच कर रहे हैं। फिर सिंगरौली यहाँ है, यहाँ पे क्या था? यूपी, और यहाँ पे क्या था? छत्तीसगढ़, तो ये यूपी छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है। फिर बालाघाट यहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को टच करेगा। फिर अलीराजपुर यहाँ है, तो ये राजस्थान और नीचे महाराष्ट्र को टच करेगा। अलीराजपुर, सॉरी राजस्थान ने गुजरात और महाराष्ट्र को टच करेगा। इन दोनों में कन्फ्यूज़न होती है, याद रखना। गुजरात और राजस्थान, भुआ ऊपर है अली नीचे है, भुआ ऊपर है अली नीचे है, तो गुजरात और राजस्थान को करेगा झाबुआ, और गुजरात और महाराष्ट्र को करेगा अलीराजपुर। भुआ ऊपर अली नीचे है, गुजरात और राजस्थान को झाबुआ और गुजरात और महाराष्ट्र को अलीराजपुर करता है टच। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले 18 हैं, याद रखना। अंतर्वर्ती अंदर रहने वाले जिले केवल 18 हैं जिनकी सीमा किसी राज्य से टच नहीं हो रही। अंतर्वर्ती जिलों से आशय ऐसे जिलों से है जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती है। मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18 है। ऐसे जिले देखेंगे, ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, विदिशा नहीं है भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ नहीं है, सीहोर है, क्योंकि राजगढ़ की सीमा उधर राजस्थान से टच करती है।
नर्मदापुरम, हरदा, दमोह, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया, मैहर। ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, दमोह, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया और मैहर। पड़ोसी राज्य एवं उनके से लगने वाले जिले एक नज़र देखेंगे। यूपी सबसे ज़्यादा 14, गुजरात सबसे कम 2 यूपी से। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली और मऊगंज। सीधी नहीं कर रहा है यहाँ पर, याद रखना। राजस्थान में मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ। गुजरात अलीराजपुर, झाबुआ। महाराष्ट्र अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट, पांडुर्णा। छत्तीसगढ़ सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। ये 7 जिले करते हैं। अब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग, ये हम देखते हैं अपन को कहाँ तक करना है। यहाँ तक करेंगे अपन, ठीक है। 3 पेज और करेंगे अभी इस वीडियो में, ताकि ये हमारा आज का टारगेट पूरा हो जाए, फिर हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें। स्मार्ट सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2, 4, 5, 6 अटेम्प्ट दे चुके हैं ऑलरेडी पहले ही, नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग, जस्ट बिकॉज जो आपको आता है वो आपको आता है, जो नहीं आता वो आपको नहीं आता है। यहाँ पर तुक्के नहीं लगाना है, केवल इतना याद रखना है, जो आता है जिसमें डैम श्योर है उसको पहले अटेम्प्ट करें। जिसमें 2 ऑप्शन में थोड़ा कहीं कन्फ्यूज़न बनी हुई है हल्की फुल्की, आप एलिमिनेट कर सकते हैं, वहाँ पर एक बार और ट्राई कर सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन को आपको छोड़ना है तो छोड़ना है। और आप ऐसी स्थिति में कम से कम 70 से 75 क्वेश्चन सेफली कर लेंगे। आप 5 एक क्वेश्चन में थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं। 80 अटेम्प्ट तो आपको करना ही करना है, अगर आपको सफलता सुनिश्चित करनी है तो। याद रखना, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1947 की स्थिति, 1 नवंबर 1956 की स्थिति, 1 नवंबर 2000 की स्थिति। देखो, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश का गठन हुआ, और 1 नवंबर 2000 की स्थिति क्या हुई थी, हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। ये देखो, पार्ट ए, ये है मध्य प्रांत, विंध्य प्रदेश, बघेलखंड। देखो, विंध्य बघेल आज भी यही है, भोपाल यही है। आपको याद रखना है मध्य भारत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश। मध्य भारत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश, इनको ही मिलाकर के क्या हुआ था, गठन हुआ था मध्य प्रदेश का। बरार नीचे है, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य। मध्य भारत, मध्य प्रांत, विंध्य प्रदेश, भोपाल, बघेलखंड, बरार, विदर्भ जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य। ठीक है, अब आएंगे हम पार्ट ए स्टेट पर, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, यहाँ हम बिल्कुल रटकर याद करना है, क्योंकि यहाँ से फैक्ट आएगा तो ऐसा आएगा जिसकी गलत होने की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण से पहले भारत के मध्य भाग को सीपी एंड बरार नाम से जाना जाता था। तो मध्य भाग को क्या कहते थे हम, सीपी एंड बरार। अभी हमने देखा था जो एक्स्ट्रा थे वो सीपी में आ जाएंगे, और बरार वाला क्षेत्र ये वाला था। तो ये क्या था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण से पहले भारत के मध्य भाग को, भारत का जो मध्य भाग था उसको सीपी एंड बरार कहा गया, सीपी एंड बरार कहा गया। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर 1861 में हुई। सेंट्रल प्रोविंस मतलब सीपी की स्थापना कब हुई थी, 1861, 2 नवंबर 1861 को हुई। बरार की स्थापना हैदराबाद से अलग करके 24 अक्टूबर 1936 को हुई। 2 स्थापना याद रखना है। सेंट्रल प्रोविंस 2 नवंबर 1861 और बरार की स्थापना 24 अक्टूबर 1936। सीपी सेंट्रल प्रोविंस 2 नवंबर 1861, बरार 24 अक्टूबर 1936 बरार।
पार्टी की राजधानी नागपुर को बनाया गया। इसके पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। वर्तमान मध्य प्रदेश की एकमात्र मकड़ाई हरदा, जिसे सेंट्रल प्रोविंस से शामिल किया गया। ठीक है, तो वर्तमान एमपी मध्य प्रदेश की एकमात्र रियासत थी जिसे सेंट्रल प्रोविंस में शामिल किया गया था, वो थी मकड़ाई हरदा। ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण से पहले मध्य प्रदेश के मध्य भाग को सीपी एंड बरार कहा गया। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर 1861 में हुई। बरार की स्थापना हैदराबाद से अलग करके 24 अक्टूबर 1936 को हुई। पार्टी की राजधानी नागपुर थी। इसके मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे और एकमात्र रियासत क्या थी? मकड़ाई हरदा, जो कि क्या सेंट्रल प्रोविंस से शामिल किया गया। पार्टी में शामिल कुछ क्षेत्र एवं रियासतें: जसपुर छत्तीसगढ़, विदर्भ नागपुर, मकड़ाई हरदा, सरगुजा छत्तीसगढ़, कवर्धा छत्तीसगढ़, खेरागढ़ छत्तीसगढ़, रायगढ़ छत्तीसगढ़, कोरिया छत्तीसगढ़, बस्तर छत्तीसगढ़, सारंगढ़ छत्तीसगढ़। देखो, पार्टी में शामिल मध्य प्रदेश की केवल एकमात्र मकड़ाई हरदा है, बाकी सब छत्तीसगढ़ है। कौन कौन सी? जसपुर, देखो 2 याद रखना है, नागपुर से विदर्भ लिया गया था और हरदा से मकड़ाई। बाकी जसपुर, सरगुजा, कवर्धा, खेरागढ़, रायगढ़, कोरिया, बस्तर, सारंगढ़, ये सब छत्तीसगढ़ की हैं। मकड़ाई हरदा, विदर्भ नागपुर, जसपुर छत्तीसगढ़, सरगुजा छत्तीसगढ़, कवर्धा छत्तीसगढ़, खेरागढ़, रायगढ़, कोरिया, बस्तर और सारंगढ़, ये सब छत्तीसगढ़ की हैं। उसके बाद में देखेंगे पार्ट बी, मध्य प्रांत और मध्य भारत प्रांत। देखो, पार्टी में हमने 2 डेट याद रखी है। 2 नवंबर 1861 हो गया था सीपी, और बरार था 24 अक्टूबर 1936, जो हैदराबाद से अलग हुआ था। 2 डेट याद रखेंगे। अब पार्ट बी में हो जाएगा मध्य भारत प्रांत। ये पार्ट ए की बात थी। पार्ट बी में मध्य भारत प्रांत। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्न से 22 अप्रैल 1948 को इस प्रदेश की 22 रियासतों को नरेशों के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसके फलस्वरूप मध्य भारत राज्य ने आकार लिया। तो मध्य भारत ने कैसे लिया? 22 अप्रैल 1948 के दिन, 22/4/48 के दिन, याद रखना। नरेशों के अनुबंध पर रियासतें 22 थी, डेट थी 22/4/48, और नरेशों के अनुबंध पर मध्य भारत राज्य ने आकार लिया। जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर में मध्य भारत राज्य की स्थापना का उद्घाटन किया था। कहाँ किया गया था मध्य भारत की स्थापना? ग्वालियर। कहाँ की गई थी? ग्वालियर में की गई थी। कब की गई थी? तो 22 अप्रैल 1948 में की गई थी। कितनी रियासतें थी? तो 22 रियासतें थीं। ये 3 फैक्ट याद रखने। तत्कालीन मध्य भारत प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में पृथक किया गया, जिसमें इंदौर जिला भी एक था। उसी टाइम पे प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में उसे बांटा गया। कितनी रियासतें? 22 रियासतें। कितने जिलों में बटी? 16 जिलों में। और उनमें एक जिला कौन था? एक इंदौर भी जिला शामिल था। ठीक है, और ग्वालियर क्या था? ग्वालियर थी, ग्वालियर में इसका उद्घाटन किया गया था, और इंदौर भी एक जिला था, याद रखना। इसकी 2 राजधानियाँ थीं, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन इंदौर और शीतकालीन ग्वालियर। ग्वालियर, क्योंकि ग्वालियर में उद्घाटन हुआ तो ये 6.5 महीने थी, और 5.5 महीने थी इंदौर। ठीक है, याद रखना। सरदार पटेल ने 22 अप्रैल 1948 को 22 रियासतों के साथ नरेशों के अनुबंध पर एक हस्ताक्षर किए, जिससे मध्य भारत बन गया। ग्वालियर में इसका उद्घाटन हुआ। 16 जिले थे, जिसमें इंदौर शामिल था। 2 राजधानी थी, शीतकालीन ग्वालियर थी, ग्रीष्मकालीन इंदौर थी। ग्वालियर ज़्यादा रही 6.5 महीने, और इंदौर रही 5.5 महीने। 22 मई 1948 को मध्य भारत का गठन किया गया, जिसमें ग्वालियर के जीवाजी राव सिंधिया को राज प्रमुख एवं इंदौर के यशवंत राव सिंधिया होलकर को उपराज प्रमुख बनाया गया। तो ग्वालियर के जीवाजी राव सिंधिया को राज प्रमुख और यशवंत राव होलकर को, जो द्वितीय थे, यशवंत राव होलकर द्वितीय को उपराज प्रमुख को नियुक्त किया गया। इस समय मध्य भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर या मालवा यूनियन के नाम से जाना जाता था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर, क्योंकि 2 राजधानी हैं, और मालवा यूनियन कब कहते थे? ये 1948 की स्थिति की मतलब की बात है, जो देश आज़ाद हुआ उसके जस्ट बाद की बात है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता था? मध्य भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंडिया या मालवा यूनियन।
मध्य भारत के प्रथम निर्वाचित मंत्रिमंडल के प्रधान लीलाधर जोशी थे। तत्पश्चात गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, तखतमल जैन और मिश्रीलाल गंगवाल मुख्यमंत्री बने। 4 लोग थे, लीला, गोपी, तखत और मिश्री। देखो, गोपियों ने लीला करी है, तखत पर बैठकर मिश्री खाई है। गोपियों ने लीला की है, तखत पर बैठकर मिश्री खाई है। तो गोपी कृष्ण विजयवर्गीय बाद में बने। सबसे पहले लीलाधर जोशी थे, फिर गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, तखतमल जैन और मिश्रीलाल गंगवाल मुख्यमंत्री बने। ठीक है, गोपियों ने लीला की है। सबसे पहले लीलाधर जोशी, फिर गोपी लाल विजयवर्गीय, फिर तखतमल जैन और फिर मिश्रीलाल गंगवाल, ये सीएम रहे। ठीक है, अब पार्ट बी में शामिल होने वाले प्रमुख क्षेत्र: होलकर रियासत इंदौर, सिंधिया रियासत ग्वालियर, ये तो होंगी ही होंगी। ठीक है, देवास सीनियर, देवास जूनियर, बड़वानी, भूमिया, जावरा, पिपलोदा, बड़वानी, भूमिया, जावरा, पिपलोदा, राजगढ़, काठियावाड़ा, रतलाम, धार, अलीराजपुर, सीतामऊ, मतवार और मोहम्मदगढ़। ये मोहम्मदगढ़ एक अलग सा नाम है। बाकी एक बार और देख लेते हैं। होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर, देवास जूनियर, देवास सीनियर, बड़वानी, भूमिया, जावरा, पिपलोदा, राजगढ़, कठियावाड़ा, रतलाम, धार, अलीराजपुर, सीतामऊ, मतवार और मोहम्मदगढ़, याद रखिएगा। पार्ट सी हो जाएगा विंध्यन प्रदेश। देखो, 3 डेट याद रखी थी अपन ने। 2 नवंबर 1861 में क्या हुआ था? सीपी की स्थापना। फिर उसके बाद में बरार की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1936 में। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आए थे 22 अप्रैल 1948 में, जहाँ पे मध्य भारत प्रांत की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब हम पार्ट सी में जा रहे हैं, विंध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड रियासतों को मिलाकर, बुंदेल और बघेल को मिलाकर हमने क्या बनाया? विंध्य प्रदेश बनाया। बीपी मेनन की उपस्थिति में रीवा और नौगांव में मार्च 1948 को हस्ताक्षर हुए। देखो, वो जवाहरलाल नेहरू के उसमें हुए थे, नहीं, सरदार पटेल के उसमें हुए थे। सर जवाहरलाल नेहरू ने तो ग्वालियर में किया था। ठीक है, जो कौन सा? मध्य भारत प्रांत वाले में इन दोनों की भूमिका थी। बीपी मेनन की थी पार्ट सी विंध्यन प्रदेश में भूमिका। बीपी मेनन की उपस्थिति में रीवा और नौगांव में मार्च 1948 को हस्ताक्षर किए गए। तो ये हो जाएगा मार्च 1948। वो क्या था? 22 अप्रैल था ये मार्च 1948। 4 अप्रैल 1948 बीपी विंध्यन प्रदेश का उद्घाटन एन.वी. गाडगिल द्वारा किया गया। 4 अप्रैल 1948। एक हो गए अपने बीपी मेनन और फिर होगा एक गाडगिल। ठीक है, तो गाडगिल ने भी किया था। कब किया था? 4 अप्रैल 1948 को किया इसका विंध्यन प्रदेश का उद्घाटन। सर्वप्रथम इस राज्य को रीवा एवं बुंदेलखंड 2 इकाइयों के रूप में बनाया गया, जहां रीवा के राज प्रमुख थे मार्तंड सिंह जूदेव को बनाया गया था। बघेलखंड के कप्तान अवधेश प्रताप सिंह और बुंदेलखंड में कामता प्रसाद सक्सेना थे। बघेल में अवधेश, बुंदेल में कामता। ठीक है, तो बघेल में अवधेश थे, बुंदेलखंड में कामता प्रसाद। सक्सेना के नेतृत्व में 2 मंत्रिमंडल का गठन किया गया। 14 अप्रैल 1949 को सरकार ने इस्तीफा दे दिया। 14 अप्रैल 1949 को सरकार ने इस्तीफा दे दिया। 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव के बाद विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया। यहाँ के सीएम कौन बन गए थे? शंभुनाथ शुक्ल बन गए थे। इस मंत्रिमंडल में गृह मंत्री लाला राम वाजपेयी, शिक्षा मंत्री महेंद्र कुमार, उद्योग मंत्री दान बहादुर लाल और न्याय मंत्री गोपालन शरण बने। गृह मंत्री लाला राम, लाला घर पर बोलते हैं बच्चों को। शिक्षा मंत्री महेंद्र कुमार, उद्योग मंत्री दान बहादुर और न्याय मंत्री गोपाल शरण बने। चीफ कमिश्नर के स्थान पर कस्तूरी संथानम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए। कस्तूरी संथानम का संबंध किससे? विंध्यन प्रांत से। प्रारंभ में 2 राजधानियां बनी, रीवा नौगांव बनाई गई। बाद में रीवा को प्रमुख राजधानी बनाया गया। मार्तंड सिंह जूदेव महत्वपूर्ण थे। बघेलखंड में अवधेश प्रताप और बुंदेलखंड में कामता प्रसाद सक्सेना थे। 14 अप्रैल को 1949 में सरकार ने इस्तीफा दे दिया। 2 अप्रैल 1952 को चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया था। ठीक है, याद रखना है। इसे हम एक बार और देखेंगे। पार्ट सी विंध्यन प्रदेश, बुंदेलखंड बघेलखंड को मिलाकर विंध्यन प्रदेश बनाया। बीपी मेनन की अध्यक्षता में रीवा और नौगांव को मिलाकर मार्च 1948 में हस्ताक्षर हुए। फिर 4 अप्रैल 1948 को विंध्यन प्रदेश का उद्घाटन कौन ने किया था? गाडगिल ने किया था।
रीवा बुंदेलखंड 2 इकाई बन गई थी। मार्तन सिंह चूदेव प्रमुख बन गए। फिर अवधेश प्रताप सिंह बघेलखंड में थे। बुंदेलखंड में कामता प्रसाद सक्सेना थे और 1949 को इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री बने शंभुनाथ शुक्ल। गृह मंत्री लाला राम सिंह वाजपेयी थे। महेंद्र थे शिक्षा मंत्री। दान बहादुर उद्योग मंत्री और न्याय गोपाल शरण थे न्याय मंत्री। ठीक है। उसके बाद में चीफ कमिश्नर बनाया गया था कस्तूरी संथानम को। और प्रारंभ में 2 राजधानियाँ थी, रीवा और नौगांव। बाद में राजधानी को केवल रीवा को बनाया गया। ठीक है। फिर हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल हैं। तो रीवा, पन्ना, ओरछा, समथर दतिया, नौगांव, अजयगढ़, मैहर, सरीला, महसूदा, छतरपुर, गरौली, बिजावर, कोठी। रीवा, पन्ना, ओरछा, समथर दतिया, नौगांव, अजयगढ़, मैहर, सरीला, महसूदा, छतरपुर, गरौली, बिजावर और कोठी। भोपाल राज्य। भोपाल स्वतंत्र राज्य पार्ट सी के अंतर्गत आता है। पार्ट सी के अंतर्गत आता है भोपाल। भोपाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाकर पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया। प्रारंभ में नवाब हमीदुल्ला खान भोपाल के भारत संघ में विलय के पक्ष में नहीं थे। ये नहीं चाहते थे कि भारत के विलय हो भोपाल का। प्रजामंडल आंदोलन के दबाव के कारण 1 जून 1949 को भोपाल का विलय किया गया। कब किया गया? 1 जून 1949 में। और क्या हुआ था? तो वहाँ की जो पार्ट्स विंध्यन प्रदेश की सरकार थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 1 जून 1949 को भोपाल का विलय किया गया। पहले हमीदुल्ला से थे, भारत के विलय के पक्ष में नहीं थे नवाब। NB बनर्जी को यहाँ का आयुक्त नियुक्त किया गया। फिर जब विलय हो गया तो आयुक्त बने कौन? बनर्जी। किसको बनाया गया? बनर्जी को बनाया गया। यहाँ का आयुक्त बनाया गया। उसके बाद में 1952 के आम चुनाव के बाद शंकर दयाल शर्मा को भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री बनाया गया। गृह मंत्री भारत सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हमीदुल्ला और भारत सरकार का एक विलय समझौता हुआ। भोपाल विधानसभा के अध्यक्ष सुल्तान मोहम्मद खां और उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे। ठीक है। 1952 में बने थे मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा। शंभुनाथ मित्र कहाँ के थे? विंध्यन प्रदेश के। शंकर दयाल शर्मा थे अपने भोपाल से। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से नवाब हमीदुल्ला और भारत सरकार का विलय समझौता हुआ। भोपाल विधानसभा के अध्यक्ष श्री सुल्तान मोहम्मद खां, ये विधानसभा अध्यक्ष, और लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय के थे। तो विधानसभा के अध्यक्ष थे सुल्तान मोहम्मद खां और लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे उपाध्यक्ष। अब भोपाल देखेंगे कौन कौन सी तहसीलें। तहसील हो जाएंगी भोपाल, रायसेन, इछावर, बेरसिया, बुधनी, गैरतगंज, सिलवानी, सीहोर, आष्टा, नसरुल्लागंज, गोहरगंज, बरेली और बेगमगंज, और एक है उदयपुरा। ठीक है। तो भोपाल, रायसेन, इछावर, बेरसिया, बुधनी, गैरतगंज, सिलवानी, सीहोर, आष्टा, नसरुल्लागंज, गोहरगंज, बरेली, बेगमगंज और उदयपुरा। इसके बाद देखेंगे विंध्यन प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य विलय से पहले विधानसभा सीटों की संख्या। देखो, अच्छा, मध्य प्रदेश राज्य विलय से पहले, मतलब राज्य विलय नहीं हुआ था उससे पहले विधानसभा सीटें कितनी थी? विंध्यन प्रदेश में 60, भोपाल में 30, मध्य भारत में 99, सीपी बरार मध्य प्रांत में 150। सबसे ज़्यादा थी सीपी बरार में 150। सबसे ज़्यादा थी सीपी बरार में कितनी? 150। उसके बाद में आई 99 मध्य भारत प्रांत से। सीपी बरार 150, 99 मध्य भारत प्रांत, 60 विंध्यन प्रदेश से और 30 भोपाल से। सीपी बरार 150 मध्य भारत प्रांत, 99 विंध्यन 60 और भोपाल से 30। एकीकृत विधानसभा की सीटें कितनी थी? 339। एकीकृत विधानसभा की कुल सीट थी 339। ठीक है। देखो, कुल एकीकृत कितनी थी? 339 भोपाल से थी। सबसे ज़्यादा सीपी बरार से 150, फिर 99 थी मध्य भारत प्रांत से, फिर 60 थी विंध्यन प्रदेश से और 30 थी भोपाल से। ठीक है, याद रखिएगा। तत्कालीन विंध्यन प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टि से 8 जिलों में विभक्त किया गया। मध्य भारत को प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में विभक्त किया गया। भोपाल को प्रशासनिक दृष्टि से 2 जिले, रायसेन और भोपाल में, और तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को 22 जिलों में विभक्त किया गया। अब देखो, 150 वो थी
सीटें विधानसभा की, और जिले कितने थे? 22। अब मध्य भारत के हो जाएंगे 16 जिले, विंध्यन के हो जाएंगे 8 और इसके हो जाएंगे 2। यहाँ पे 150 थे, फिर 99 थी, फिर 60 थी और फिर 30 थी। अब यहाँ जिले भी इसी तरह से रहेंगे, है ना, जिले भी इसी तरह से रहेंगे। जिले किस तरह से रहेंगे? सबसे ज़्यादा रहेंगे सीपी में। कहाँ पे? सीपी बरार में। कितने? 22 जिले बने। फिर 18 बने मध्य भारत प्रांत से, 18 नहीं, सॉरी, ध्यान रखिएगा, 16 मध्य भारत से बने। फिर 22 सीपी बरार, 16 मध्य भारत, 8 विंध्यन प्रदेश और 2 बने थे हमारे कहाँ से? भोपाल और रायसेन। ये भोपाल राज्य के 2 प्रशासनिक जिले थे, ठीक है। और कुल 339 सीट थी विधानसभा की। अब 1947 के बाद की स्थिति देखेंगे एक नज़र। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी भोपाल। पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इसकी राजधानी नागपुर थी। पार्ट बी मध्य भारत, ग्रीष्मकालीन ग्वालियर, ग्रीष्मकालीन इंदौर और शीतकालीन ग्वालियर। पार्ट सी विंध्यन प्रदेश, रीवा राजधानी, भोपाल स्टेट की भोपाल थी पार्ट सी के अंतर्गत। अन्य स्रोतों से रियासतें, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टरी एंड बुक्स 1951 के में अनुसार शामिल कुल रियासतें, ठीक है। अन्य स्रोतों से देखेंगे, देखो सीपी में सब थी 15 रियासतें, फिर 25 मध्य भारत प्रांत। सीपी में 15, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया 14 कहता है, तो 15-14 देख सकते हैं सीपी में। मध्य भारत में 25, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 22 थी। विंध्यन प्रांत में 38 या 35 कह सकते हैं, और भोपाल में थी 1-1, ठीक है। तो सीपी में थी 15, टाइम्स ऑफ इंडिया की डायरेक्टरी बुक्स में 14, मध्य भारत में हो जाएगी 25-22, विंध्यन में हो जाएगी 38-35 और भोपाल में हो जाएगी 1-1, ठीक है। 1956 की स्थिति। फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया। 1 नवंबर 1956 को इसकी सिफारिशें लागू कर दी गई। फजल अली आयोग 1 नवंबर 1956 में इसने सिफारिशें दी थी और गठन हुआ था दिसंबर 1953 में। हम याद रखेंगे कब हुआ था? दिसंबर 1953 में। फजल अली आयोग की सिफारिश पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की 79 रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। अर्थात मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्यन प्रदेश तीनों मिलाकर गठित किया गया था। कितनी रियासतें थी तीनों की? 79 रियासतें थीं। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1956 की धारा 9 के तहत हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1956 की धारा कौन सी थी? तो धारा 9 के तहत हुआ है मध्य प्रदेश राज्य का गठन। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, मतलब गठन ही कहेंगे इसे, पुनर्गठन नहीं कहेंगे। लेकिन पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 है, ये याद रखेंगे हम। 7 संभाग और 43 जिले थे। कितने? 7 संभाग थे, 43 जिले थे, याद रखना है। 7 संभाग, 43 जिले थे। और धारा कौन सी थी? नवी धारा थी। फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था। बाद में नेहरू जी ने भोपाल को राजधानी बना दिया। तो बाद में राजधानी जवाहरलाल नेहरू के कहने पे भोपाल बनी थी। फजल अली आयोग चाहता था कि राजधानी क्या बने? जबलपुर बने। उन्होंने सुझाव दिया था। पार्ट ए में शामिल 8 जिले: अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, चांदा बम्बई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। पार्ट ए के 8 जिले: अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा और चांदा, इनको बम्बई राज्य में सम्मिलित किया गया। पार्ट बी में राजस्थान के सिरोंज को विदिशा जिले में शामिल किया गया। राजस्थान का सिरोंज विदिशा में शामिल हुआ। मंदसौर के सुनील टप्पा को राजस्थान में शामिल किया गया, ठीक है। तो हमने क्या किया? राजस्थान का जो सिरोंज था वो तो हमने अपने यहाँ ले लिया और विदिशा में शामिल कर लिया, और हमारे यहाँ का जो मंदसौर का सुनील टप्पा था वो हमने किसको? राजस्थान को दे दिया। तो राजस्थान का सिरोंज हमने विदिशा में शामिल किया और मंदसौर का सुनील टप्पा हमने राजस्थान को दे दिया। इसकी पार्ट सी, इसे बिना परिवर्तन करे शामिल कर लिया गया। मध्य प्रदेश की स्थिति 1947 में मध्य प्रदेश की स्थिति, 56 में और वर्तमान में मध्य प्रदेश की स्थिति। 1947 में क्या था? भोपाल, पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, पार्ट बी और पार्ट सी, इसमें मध्य भारत प्रांत हो जाएगा और ये विंध्यन प्रदेश हो जाएगा। 1956 में 43 जिले हो गए और वर्तमान में 55 जिले हैं, ठीक है, ये याद रखना। 1947 में पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, पार्ट बी मध्य भारत प्रांत, पार्ट सी विंध्यन प्रदेश और भोपाल हो जाएगा।
1956 में 43 जिले थे और वर्तमान में मध्य प्रदेश की स्थिति 55 जिले हैं। धार में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास हुआ। 17 सितंबर 2025 को आया था पेपर में कि धार में पीएम मित्र पार्क। धार 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ। जनजातीय समाज को शासकीय योजनाओं से सीधे जोड़ने के लिए आदि सेवा पर्व। तो आदि सेवा पर्व का संबंध जनजातीय समाज को योजनाओं से जोड़ना है। महिलाओं को गर्भावस्था में देखभाल एवं जानकारी देने के लिए सुमन सखी चैटबोट, ये गर्भावस्था के लिए महिलाओं के लिए। पीएम मित्र पार्क धार 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ। राष्ट्रीय पोषण माह 8वें नंबर का था। फिर आदि सेवा पर्व जो जनजातियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना है, और सुमन सखी चैटबोट जो कि गर्भवती महिलाओं की जो गर्भावस्था में देखभाल और जानकारी के लिए सुमन सखी चैटबोट है। ठीक है, याद रखिएगा। आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो आज आपको जितना भी पढ़ाया गया मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी और राज्य पुनर्गठन